नमस्ते साथियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। चलिए, आज हम इस वीडियो में गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। और जो ये मैप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें भी देखते जाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि भारत पर विदेशी आक्रमण किन रास्तों से होकर हुआ। और इन मैप को समझने से आपको जितने भी इस वीडियो में प्रश्न हैं, उन्हें भी समझने में बहुत ही आसानी होती है। यूनानी आक्रमण, हुणों का आक्रमण, कनिष्क से संबंधित यानी कि कुषाण साम्राज्य आप देखिए, कनिष्कपुर उसकी जो राजधानी थी, जहां तक उनका साम्राज्य था वो आपको इस मैप के द्वारा समझ में आ रहा होगा। गुप्त साम्राज्य से संबंधित स्थान, जितना भी ये लाइन है, ये सभी पूरा गुप्त साम्राज्य है। कहते हैं कि संपूर्ण भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है गुप्त साम्राज्य। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रश्न। गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 ईस्वी तक की अवधि में शासन किया। पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। अगला प्रश्न है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल मुनि का। कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्रश्न वही है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है, कहा जाता है शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। बड़ा ही पूछने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। सांख्य दर्शन के प्रतिपादित किया था कपिल मुनि द्वारा। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि द्वारा, योग को पतंजलि द्वारा। देखिए कितनी बार पूछा गया है, यूपीपीसीएल, लोअर में और भी सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो बड़ा ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 या 672 ईसा पूर्व में अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? धर्मपाल द्वारा। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने 783 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। पटना से 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। नालंदा कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? तो वो पाल वंश के द्वारा अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न, फिर प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने। अगला प्रश्न, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुप्तोत्तर युग यानी कि गुप्त काल से
गुप्त काल के बाद का युग यानी कि कनौज थी तब इसकी राजधानी। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा था कि गुप्त वंश ने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। श्री गुप्त ने, प्रश्न है किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था, तो वो प्रवरसेन प्रथम ने। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों का पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था, तो वो था आपका गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों में मिलता है। अगला प्रश्न, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। महरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली, महरौली है दिल्ली। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में किस एक से संबंधित है, तो वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो है आपका समुद्रगुप्त की विजयों से। फिर से पूछा गया है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन में सूचना प्रदान करता है, समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, तो समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, दिल्ली की कुलबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्मृति किसकी स्मृति में है, तो वो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर से महरौली लोह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। अगला प्रश्न, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की, तो वो है आपका स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। प्राचीन भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में हराकर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सकारी भी है। सुकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अन्य उपाधि सकारी भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो वो है आपका गुप्त। और हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन में काल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों से वे बुरी तरह पराजित हुए। अगला प्रश्न है, ईसा की 3वीं शताब्दी से जबकि हूणों आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये इस वीडियो के द्वारा। ये सभी प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका महरौली लौह स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कक्ष यानी कि भड़ोच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ताम्रलिप्ति वाला। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये कथन और पॉइंट हैं ये जितने भी हैं। भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सेडी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन है, तो वो दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे।
चलिए ये पॉइंट हम देख लेंगे श्रेणी से संबंधित। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये पॉइंट हैं दूसरे और तीसरे। ये तो आईएएस में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला हम देख लेंगे, कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चाणक्य एवं सुश्रुत में मिलती है। गुप्तकालीन श्रुति संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्यकुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसका प्राचीन भारत की आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो वो है आपका भास्कराचार्य। धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत ये तीनों ही आयुर्विज्ञान विषय से संबंधित हैं और ये अपने समय के बहुत ही बड़े चिकित्सक रहे हैं। तो बड़ा ही ध्यान देने वाला प्रश्न है ये। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र प्रख्यान पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्विज्ञान के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलक एवं गणितज्ञ थे इन्होंने लीलावती नामक गणित की पुस्तक की रचना की थी। बड़े ही सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कौन भारतीय काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कथन सही है? पहला, तीसरा, चौथा। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा पॉइंट, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। बिल्कुल सही कथन है ये। और तीसरा, 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जिया का सिद्धांत ज्ञात था। बिल्कुल तीनों पॉइंट सही हैं। कालिदास किसके शासनकाल में थे? अभी हम देख चुके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। अगला हम प्रश्न देखने जा रहे हैं, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलतः ज्योतिष से संबंधित था? छप्पड़क। छप्पड़क ज्योतिष से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे और तीसरे खगोल विज्ञानी बारहमिहिर थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता है। दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायन के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। अगला है प्रश्न, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। कुषाण काल प्रथम सदी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है एरन से। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो वो है आपका गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है आपका गुप्त काल। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है गुप्त काल। गुप्त काल में ही गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख अभी हमने देखा, ये प्रश्न साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी तिथि 319 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो वो इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या है, ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही।
ऋग्वेदिक काल में भी स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं दिए गए थे। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियां की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का भी साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी भी समय में नहीं है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो वो उपज का 6वां भाग थी। अगला प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का 6वां भाग। अगला प्रश्न है, 3वीं शताब्दी में बारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। बारंगल में अग्रिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। अग्रिया लोगों का प्राचीन काल से वर्तमान समय तक लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना परंपरागत व्यवसाय रहा है। अगला है, तोड़माल किस जातीय दल का था? तो वो हूण। तोड़माल भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से 12 प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। तो तोड़माल भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना है? अभी हम देख चुके हैं, तो वो है उपज का 6वां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम एवं उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है। अगला प्रश्न है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर भी संधियों के बारे में। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाखा दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर भी संधियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों को दावा करते थे। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। ये 2 पॉइंट सही हैं उस प्रश्न से। होन स्वांग, अगला प्रश्न, हेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हुइनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध का चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति होती उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्ष के दरबार में हिनशोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो वो हिनशोंग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। अगला प्रश्न, हिनशोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कोशर शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था, यानी कि हर्षवर्धन के काल में उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे दूसरी राजधानी बनाया था। उज्जैन को गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के आकर्षण का भी केंद्र रहा। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कन्नौज पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट 3 शक्तियों के आकर्षण का भी केंद्र बना कन्नौज। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, क्योंकि हम इनको मैचिंग कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर हैं? जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में और जोशीमठ उत्तराखंड के उत्तर में है। ये चारों मठ आपके। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। शंकराचार्य ने वेदांत पर बल दिया।
हिंदू धर्म की इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली शंकराचार्य को। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, कि नव एवं नवरत्नों में से एक थे। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक सचिव और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो बड़े ही चारों महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि, हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक सचिव और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो बड़ा ही जितने भी हमने ये सभी प्रश्न देखे सभी गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित यानी कि हर्षवर्धन के काल से संबंधित है। और कुछ हमने इसमें विदेशी आक्रमण से संबंधित मैप और कुछ प्रश्न देखे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, पूरा देखा करें, प्लीज़ बीच में स्किप ना किया करें और शेयर करें और बार बार देखें और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।